बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइंड बॉडी एंड सोल की एक और नशिस्त है। मेरा नाम नदीम अख्तर है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। पिछले प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की थी द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड, द फ्लो स्टेट। बहुत ही दिलचस्प ये टॉपिक है। आई फील इट्स सुपर इंटरेस्टिंग रिसर्च एविडेंस जो इस हवाले से हमारे पास मौजूद है, उसका मैंने आपके साथ ज़िक्र किया था पिछले प्रोग्राम में। प्रोग्राम के शुरू में मैं आपसे अगर ये बात करूं कि दिस स्टेट ऑफ माइंड विच we know is the most powerful state of mind, because the productivity and the creativity that a mind and the brain can produce will come from this state of mind. इसमें क्या इलेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट्स हैं इसके और इसकी मिसालें क्या दी जा सकती हैं, वो मैं आपके साथ पिछले प्रोग्राम में भी किया था। उसका थोड़ा सा रिकैप करूंगा और फिर हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। लेट मी से that whether it's the artists, whether they are actors, whether they are athletes, whether they are poets, philosophers, painters, all of them, whoever belongs to a field of creativity and productivity, uses different techniques to get into this most powerful state of mind, the flow state. और ना सिर्फ ये कि आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, एथलीट्स हैं, फिलोसोफर, पोइट्स, पेंटर्स के अलावा साइंटिस्ट, yes, even the scientists and the Sufis use this state. And you must be thinking that scientists and Sufis are two, the other extreme end of the spectrum, and still, because बात ये है, शायद ये हजरात जो इस स्टेट ऑफ माइंड को यूज़ करते हैं, they might have been using it without knowing that they are going into that this most powerful state, without knowing. But now, because we have done so much research on the mind and brain, and different modalities are there to assess the function of the brain and the mind. हम electrical activities को measure कर सकते हैं, हम brain के structures को जान सकते हैं। तो हम we in this era knows कि ये basically क्या तब्दीलियाँ लाती है हमारे जहनों में और हमारे ब्रेन पे इलेक्ट्रोकेमिकली, जो हमें आइडियाज़ देते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ देते हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद इज़ बेसिकली दिस, दैट if these philosophers, poets, artists, actors, scientists, Sufis can use it, we can also use it. We need to be a little bit more aware. हमें इसके बारे में थोड़ी सी आगाही हो, जिसका ये प्रोग्राम का मकसद था। और इसकी जब हमारा conviction बढ़ेगा, तो we may be able to look into the techniques that can be used to get into the flow state. अब मैं आपको प्रोग्राम में शुरू में ये एक और बात करता चलूँ कि मैं ब्रेन का मॉडल आपको दिखाऊंगा, और इसकी जो ब्रेन की जो फंक्शनिंग है उसको मैं इस प्रोग्राम में इस रेडियो की एग्जांपल, रेडियो सेट की एग्जांपल दे के आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से हमारा ब्रेन एक बेसिकली इट्स एन इलेक्ट्रिकल ऑर्गन। अगर मैं प्रोग्राम के शुरू में ये बात भी कह दूं कि अगर हम साइंस के हवाले से लाइफ को देखें, सो लाइफ इन द आइज ऑफ आइज बेसिकली ऑफ ओनली टू प्रोसेसेस। हमारी ज़िंदगी में जो भी साइंसी निगाह से देखें तो दो बुनियादी चीज़ें चाहिए, एक इलेक्ट्रिकल और दूसरी केमिकल। सो वी नीड electrochemical activity throughout our body cells to sustain life. तो ब्रेन भी एक इलेक्ट्रिकल ऑर्गन है, एक बरकी आला आप कह सकते हैं, और ये भी एक फ्रीक्वेंसी पे, एक इलेक्ट्रिकल वेव फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और उसकी बात हम आगे जाके आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे और समझाएंगे। लेकिन लेट मी रिकैप
few things. मैंने आपसे प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी एक फ़िलासफ़िक की जो जापानीज़ फ़िलासफ़ी है उसका मैंने आपके साथ ज़िक्र किया था, जो ये बताती है कि वी शुड नॉट बी ओवर ऑब्सेस्ड बाय द टारगेट्स। हमें प्रोसेस पे उतना ही ध्यान देना चाहिए कि जितना हम टारगेट्स पे देते हैं। मैंने आपसे गुजारिश की थी एक फ़िलासफ़र की, ये कोई 100 बरस 100 years ago दिस फ़िलासफ़र यूजिन हर्जल वेंट टू जापान, वहाँ फ़िलासफ़ी पढ़ाने और वहाँ का कल्चर जानने के लिए उसने आर्चरी सीखी। और ये मैं तेज़ी से, ये पिछले प्रोग्राम में बात कर चुका हूँ, इसलिए मैं तेज़ी से इस बात को आगे लेके चलूँगा ताकि मैं आज के इस प्रोग्राम के जो नए पॉइंट्स हैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। This philosopher went to Japan and wanted to learn the culture, so he went into a school of an archery, तीरंदाजी के लिए, and he learned कि तीरंदाजी कैसे की जाती है। और जब कई साल, कई माह गुजर गए तो एक दिन जब वो अपने टारगेट पे आर्चरी का तीर लगा रहा था, निशाना बांध रहा था, तो उसने 2-3 निशाने बांधे और वो फेल हो गया। वो टारगेट को हिट नहीं कर सका। He couldn't hit the target. और उस वक्त जो उसका जो मास्टर था वो उसके पास आता है और उसको कहता है कि it is not very important to be obsessed or overindulged with the target. It is much more important, the more important is to excel in the process, the skills, the steps that are required to hit the target. और फिर वो शाम में, रात में उसे वो चैलेंज करता है और वो ब्लाइंड फोल्डेड होके उसका जो मास्टर है वो उस टारगेट को हिट कर लेता है। टू एम्फसाइज द पॉइंट, इट इज़ नॉट द इम्पोर्टेंस ऑफ द टारगेट, इट इज़ द प्रोसेस, इट इज़ द इम्पोर्टेंट दैट वी शुड नो एंड एक्सेल इन द प्रोसेस इटसेल्फ। वो स्किल्स जो कोई भी टारगेट हमें ज़िंदगी में हासिल करना है उसके लिए जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, उसमें एक्सेल करना इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। और इस हवाले से हमने फिर फ़्लो स्टेट की बात की थी कि फ़्लो स्टेट इज़ अ मेंटल स्टेट ऑफ ऑपरेशन इन विच ए पर्सन परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी इज़ फुली इमर्स्ड विद अ फीलिंग ऑफ एनर्जाइज्ड फोकस, जिसे जोन भी कहा जाता है। हमने इसकी एग्जांपल दी थी कि एथलीट्स में इसको जाना गया कि जब वो परफॉर्म करते हैं, और कहा यह भी जाता है कि द परफॉर्मेंस ऑफ द एथलीट्स और किसी भी स्पोर्ट्स में इस 10% फिज़िकल 90% मेंटल, कि वो जब इस फ्लो स्टेट में आते हैं तो दे परफॉर्म द बेस्ट। और मैंने आपको एग्जांपल दी थी फ्री क्लाइंबर्स की, और हमने ये बात की थी कि ये फ्री क्लाइंबर्स, दे क्लाइंब द माउंटेन्स एंड दे आर विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी हार्नेस, विदाउट एनी रोप, और ये कई हज़ार मीटर एक क्लिफ और पहाड़ों पे चढ़ते हैं। और हमने ये भी बात की थी कि टू देम जब वो कोई 1000 मीटर, 1500, 2000 मीटर की बुलंदी पर होते हैं, सो इम्पोर्टेंट तरीन बात या फोकस उनका ये होता है कि वो जो स्टेप इस वक्त ले रहे हैं, दे शुड बी फुली इमर्स्ड इन दैट पर्टिकुलर स्टेप in climbing. They forget what they have done in a step before, they forget about the next step, but they are fully immersed into that step. ना हमने कहा था कि focus और ऐसा कि undivided attention, undivided concentration, emotional poise, so that they परफॉर्म दैट पर्टिकुलर स्टेप। यानी ये जो कदम है जो ये अपनी ले रहे हैं, ये परफेक्ट होना चाहिए। अगर ये एक कदम सही नहीं लेंगे, सो दे मे फॉल डाउन। सो व्हाट द इम्पोर्टेंट वाज कि दे हैव टू बी फुली इमर्स्ड इनटू दैट स्टेप ऑफ देयर लाइफ, दैट स्टेप ऑफ द प्रोसेस। एंड इस वजह से कि जब उनके पास कोई और ख्याल नहीं है,
and they get into what we call a flow state. We also said that they get into a state of a timelessness, यानी कि वक्त से की कैद से they feel sort of detached, and because they are totally focused into their lives, into this step. हमने ये भी कहा था कि everything around us is in a flow, whether it's a light, whether it's a sound waves, where I'm sitting on this we on this earth. The earth is in a flow state, the solar system is in a flow state, the galaxies around us in a flow state, और इसके साथ साथ जो ये तो सब कुछ हमारे बाहर है, which is in a flow state, but also what we have inside us, हमारी खून की गर्दिश है, दिल का धड़कना है, सांसों का आना जाना है, everything अगर हम गौर करें तो एक flow state में है. हमने ये भी कहा था कि जो इवन जो हमारा DNA है उसमें जो सीक्वेंस है केमिकल्स का, वो भी एक फ्लो में है, एक फ्लो स्टेट में है. अब और हमने we did say that millions and millions of chemical reactions are happening inside in our body, in every cell, every second, and all of these billions and billions of reactions should be in a flow. और अगर इनका फ्लो रुके तो जिंदगी का चलना महाल हो जाए. Now we would connect to our topic. आज की जो जुज़ियात होंगी, जो मामलात होंगे, उसके हवाले से मैंने शायद पिछले प्रोग्राम में भी इसका जिक्र किया था कि हम बात करेंगे. मैंने शायद ये कहा था कि नेचर डज स्पीक टू अस, और हम एक लाइफ हिस्ट्री ऑफ फिश से क्या क्या सीख सकते हैं, इस हवाले से बात होगी. एक बहुत ही दिलचस्प एन एपिक स्टोरी है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी है, एक ज़िंदगी की फ्रॉम एन ओशन, एक फ़िश की, और वो मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में ज़िक्र करूँगा. और फिर हम ये भी देखेंगे कि फिर जो मैंने आपसे गुजारिश की कि जो ब्रेन की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है और उसको हम किस तरह से रेडियो सेट की एग्जांपल देके समझ सकते हैं, इस हवाले से गुफ्तगू होगी. अब मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ. What I think that the fish is the best example to learn about the flow state. मैं सोच रहा था कि क्या बेहतरीन जो सबसे रेलेवेंट मिसाल दी जा सकती है फ्लो स्टेट को समझने के लिए और उसकी कैफियत को महसूस करने के लिए. फ्लो स्टेट, फिशेस रिमेन in a flow throughout their life. They can't stop flowing because the flowing is their life. वो डूब सक जाएंगी. When they are moment they are born, from that particular first minute of their life, they are in a flow state. And let me give you this very interesting story, an epic life story from a deep oceans, and what we can learn. I did say to you before that there is so many things in life, there are so many things around us from the nature who really speaks to us agar hum focus kare, agar hum thoda sa dhyan dein, so we can learn. And what we can learn from the life history of this fish, let me tell you, very interesting. ये कहानी है एक छोटे से दिल की. ये एक छोटा सा दिल इस मछली के जिस्म में क्या कन्विक्शन रखता है, क्या मजबूती रखता है, और ये छोटा सा दिल एक ख्वाब देखता है और किस तरह से ये इस अटलांटिक ओशन की मोस्ट डेंजरस
वेव्स को टैकल करता है लाइफ में। ये कहानी इसकी लाइफ हिस्ट्री से हमें मिलती है। ये एक फ़िश है जो पैदा होती है रिवर्स में, मीठे पानी में, और जब ये पैदा when she is born, they start flowing and then they grow up. They grow up throughout their life, ahista, ahista, and then they travel away from their birthplace into deep oceans. The magnificent, the gigantic ocean, they start flowing into it. बढ़ती जाती है, एज गुजरती जाती है, ये बड़ी होती जाती है। मुझे फ्लो स्टेट से रिलेट करना है। इस biography of this fish would tell us a lot. So when they're born, they're born in the river, they grow up slowly and gradually, they travel in miles and miles, thousands and thousands of miles into the deep ocean away from their birthplace. And then when they're grown up, at one point in life, when they become mothers, this fish which becomes a mother, they are about to lay their eggs, they decide to do one very strange thing. और वो ये देखती हैं, वो ये सोचती हैं, और वो ये फैसला करती हैं that they have to go back from the deep gigantic oceans back to their very birthplace, जहाँ ये खुद पैदा हुई थी, ये वहाँ ही अपने बच्चों को वो महफूज माहौल वहाँ, they want to have the birth of their child through the eggs, the process of that, at that particular place. So they decide about it. Now there are very interesting aspects about it. They are thousands and thousands of miles away, and this is the study. These are the research-based studies and facts that I'm giving you. When they decide to go back to that particular place, वो क्या मोहब्बत है मिट्टी की, मिट्टी की मोहब्बत, जो we all have a degree of passion and love to our birthplace. So this exists. उसकी कुछ आइडियाज़ हैं, मैं आपके साथ वो ज़िक्र करूँगा किसी और प्रोग्राम में, कि जो हमारे जो जिस्म की जो तख्लीक है वो जिस मिट्टी से होती है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, जो उसका जो नुक्ते हैं, उसमें हमारे मुल्क की मिट्टी का क्या दखल है, मैं किसी और प्रोग्राम में बात करूँगा। तो मिट्टी की मोहब्बत, and for this particular fish to give an environment of protection can only comes into a river, not in a big ocean. So they decide to go back. Now there are two hurdles. इस छोटे से दिल ने जो ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर में there are three main hurdles. One, the distance. अच्छा, यहाँ मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ इस फिश की, कि they have to go back now thousands of miles. यानी इस अमेरिकन स्टेट्स के बारे में देखा गया कि एक फ़िश अगर एक मियामी स्टेट से चलती है तो वो अमेरिका के दूसरे स्टेट तक जाती है, उस जगह पर जहाँ पर वो खुद पैदा हुई होती है. Now, it's just not the problem, the challenge is just not of a distance, but it has to go back against the tide. अब इसे लहरों के मुखालिफ फ्लो करना होगा. It has to go against the tides. अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अटलांटिक ओशन की जो जाइगेंटिक वेव्स होती हैं वो up to 3-4 meters. You can imagine the momentum of an ocean with the waves moving this way and the fishes are going against, and not just few hundred meters, thousands and thousands of meters. This ये conviction इस छोटे से दिल में जो पैदा होता है to get deliver to lay eggs into that particular thousands of miles against the tide.
और दौरान सफ़र ना ये खाती है ना ये पीती है. And I was thinking, कि ये जो माँ का जो दिल है, चाहे माँ गहरे समंदरों में हज़ारों मीटर उस बहरे मुखालिफ से नंबर आज़मा माँ हो, या इस ज़मीन पर हमारी माएँ हों. I think the mother's heart is unique. Whether it's in an ocean or deep oceans or on earth, it is a unique blessing. And अगर आप ये देखिए, अगर ये माँ का दिल ना हो, ये पैशन ना हो माँ की, जो ममता जिसे हम कहते हैं, अगर वो ना हो, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ मुमकिन नहीं है इस ज़मीन पर. कोई भी माँ, whether it's an animal world or a human world, if there is not a passion of what we call mamta, the life would not be possible on this planet Earth. अगर ये fish इन eggs को deep ocean में छोड़ दे, so they can never have survive. So yes, so I think ये जो मिट्टी है माँ तो वैसे ही. So these are the things. ये जान की बाजी लगाती है and trying to go, कोई खौफ नहीं, and it goes back. और eventually ये वहाँ तक पहुँचती है हज़ारों मील दूर उस ओशन से लड़ते हुए, और 3 meters, और कहा जाता है, I mean, when they are doing, there are other animals just prepared to catch them, and this particular fish in a flow state of a mind wants to go back to achieve what he wants to achieve. Now, एक और बात, ये बड़ी दिलचस्प बात है, and this is the most interesting thing I feel that exists. Yes, they decide to go back. Yes, there is 1,000s of miles to go back, but how they find their way, वो कौन सा नेविगेटिंग सिस्टम है जो इस छोटे से जानवर के इस फिश में मौजूद है, which helps them to find their way back thousands and thousands of miles away. This is a scientific mystery. There is a little bit of interest, research about it, and one of them is called magnetoreception. कहा यह जाता है कि शायद in animals में, इसकी और भी बहुत सारी मिसालें हैं, migrating birds की मिसालें हैं. There must be something that वो ये, अगर मैं जो इसके बारे पीछे जो थ्योरी मौजूद है वो आपके साथ उसका जिक्र करूं, कि जहां कहा यह जाता है कि ज़मीन के हर चप्पे पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर है. जहां मैं यहाँ मौजूद हूँ, यहाँ का एक स्टैम्प है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैम्प है, सिग्नेचर है. आप जहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, वो इस प्लानेट, इस मुल्क, इस बरे आज़म, इस शहर, इस इलाके, इस मोहल्ले, इस घर का एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर है. और कहा यह जाता है कि इनके माइंड्स एंड ब्रेन्स में ये कैपेसिटी होती है कि ये इस मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर को रिकग्नाइज करती हैं, और थ्रू आउट दे मैप इट डाउन बैक. इज़न्ट इट अमेजिंग? इस मौके पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, और फिर मज़ीद एग्जाम्पल्स के साथ हम फ्लो स्टेट्स की को समझने की कोशिश करेंगे. गुफ्तगू हो रही है. ब्रेक पे जाने से पहले we did went through an epic biography of a fish in an ocean, and the way that it deals with the tides. Our lives, we can learn so much. The life comes in waves and tides as well. Sometimes we have to flow in the direction of the lives and the waves that we are facing. Sometimes we have to flow against. But what is required is the conviction of our heart in the purpose of our lives and the targets.
होता क्या है, जो फ्लो स्टेट है उस हवाले से गुफ्तगू है कि माइंड में, ब्रेन में होता क्या है, ब्रेन की क्या तब्दीलियाँ होती हैं जो ये स्टेट हमें प्रोड्यूस करती हैं हमारे जहन में। उसके लिए मैंने सोचा कि आई थिंक वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स दैट वी कैन यूज़ इज ऑफ अ रेडियो सेट। जैसे कि ये रेडियो सेट है और इसका इट्स एन इलेक्ट्रिकल ऑर्गन, इट्स एन इलेक्ट्रिकल गैजेट। Similarly, our brain is also an electrochemical gadget or an organ. जिस तरह से रेडियो का एक रिसीवर होता है, you know, और ये रिसीवर works as an antenna, whatever you want to call it, और ये रिसीव करता है। इसी तरह हमारे ब्रेन में रिसीवर्स हैं। ये रिसीवर चैनल्स की जो ब्रॉडकास्ट हो रही होती हैं हमारे इर्द गिर्द, उसको ये रिसीवर रिसीव करता है। इसी तरह हमारा ब्रेन मुख्तलिफ चैनल्स को रिसीव कर रहा होता है। वो बातें, इस वक्त आप अहलेबैत टीवी चैनल देख रहे हैं तो ये आपका जहन रिसीव कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नल चैनल्स के साथ साथ ब्रेन मॉडल में ब्रेन के अपने चैनल्स भी मौजूद हैं। और हमें पता है कि ये जो बातें हैं, एक्सटर्नल चैनल्स आप बात कर लें तो मजहबी हैं, साइंसी हैं, सियासी हैं, तो जो एक्सटर्नल हैं, इसी तरह हमारे जो अंदरूनी बातें हैं, जो हमारी जहन की बातें हैं, वो भी चैनल्स हैं और जाहिर है कि ये ब्रेन उसको भी रिसीव कर रहा है। सो अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये अगर बात समझ में आई तो बहुत फ़ायदेमंद होगी, बहुत दिलचस्प होगी। देखिए कि जिस तरह इस रेडियो का एक नॉब है जो हमारे यानी ये रेडियो सेट का ये जो नॉब है ये डिटरमाइन करती है कि इसे कौन सा चैनल सुनना है। ये हम मूव करते हैं और इसके इस नॉब की मूवमेंट से वी एडजस्ट द चैनल्स वी वांट टू ट्यून इनटू। हम कौन सी बात, कौन सा चैनल सुनना चाहते हैं, वो इस नॉब की मूवमेंट से उसका तयन हो जाता है। इसी तरह, एंड दैट्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, देयर इज राइट इन फ्रंट ऑफ आवर ब्रेन्स हियर, which we call a frontal lobe, there is a knob, there is an area which controls कि हमें कौन सी बात सुननी है, हमें कौन सी बात सोचनी है, what we are going to think, what we are going to analyze, what is the topic that we are going to choose. Like this very knob of the radio set, there is right in front of our brain called prefrontal cortex, just a scientific name, chooses what topic, what we need to be thinking about. ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी हम इसको कहते हैं। इसको मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ इसका मैं मज़ीद आपको इसकी बात बताता हूँ। ओके, आई थिंक कि फ्लो स्टेट क्रिएटिव क्यों है, फ्लो स्टेट आइडियाज़ कैसे देती है। जब गालिब कहते हैं कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख़याल में, जैसे आइंस्टाइन कहता है कि वो उसने जो बहुत सारी तहकीकात की, बहुत सारी जो उसकी रिसर्च है, जो उसने डिस्कवरीज़ की हैं, वो इस लॉजिकल माइंड को स्विच ऑफ करके की हैं। और ये बड़ा दिलचस्प बात है, उसने इन लफ्ज़ों में तो नहीं कहा, लेकिन उसने इन लफ्ज़ों in so many words what he said that you cannot find a problem, solution of a problem by thinking the same way which has created the problem. Ba'asan alfaz, he's saying you have to think out of the box, and the thinking of the out of the box is only possible when you switch off, or you say कि ये जो नॉब फ्रंटल एरिया में हमारी एग्जीक्यूटिव जो हर वक्त जो सिर्फ एविडेंस बेस्ड एनालिसिस करती है, उसको थोड़ी देर खामोश करना ज़रूरी है। मैं इसको इलाबरेट करता हूँ कि ये क्या बड़ी दिलचस्प सी बात है और ये क्यों है। लेकिन
इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह हम ममासलत देख रहे हैं, जिस तरह ये रेडियो सेट काम करता है बाय रेडियो वेव्स, और उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, आप बेहतर जानते हैं, इसी तरह हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन वेव्स की बेसिस पे काम करता है। अगर रेडियो वेव्स रेडियो सेट चलाती हैं तो ब्रेन वेव्स ब्रेन को चलाती हैं। और वो कौन सी वेव्स हैं जो क्रिएटिव और प्रोडक्टिविटी करती हैं, वो वेव्स डिफरेंट हैं फ्रॉम द वेव्स विच आर यूज फॉर डे टू डे लाइफ। अब मैं आपको एक क्लिप आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। ये अगर आपकी स्क्रीन पे ये देखिए, ये है दिस इज़ आवर ब्रेन एंड देयर इज लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग जस्ट इन एंड अराउंड द ब्रेन। अगर हम ब्रेन में इस वक्त ये आप देख रहे हैं कि डिफरेंट न्यूरॉन्स आर फायरिंग, दे आर एक्टिव, and these electrical activities gives the brain waves patterns. जब ये न्यूरॉन्स फास्ट फायर करते हैं तो हमारे ब्रेन की इस सरफेस पर फास्टर वेव्स आती हैं। ये जो फास्टर वेव्स हैं ये बीटा वेव्स कहलाती हैं, और इसमें एक बड़ा दखल इस लॉजिकल सेंटर का भी है जो इसको प्रोमोट कर रहा होता है। अब ये जो एक्टिविटी है फास्टर वेव्स की, ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू स्लोअर वेव्स। जितनी ज़्यादा स्लोअर वेव होंगी इस ब्रेन के सरफेस पर, जिन्हें हम अल्फा वेव्स कहते हैं, जिन्हें हम जैसे जैसे स्लो होती जाती हैं हम उन्हें थीटा वेव्स और डेल्टा वेव्स कहते हैं। दिस इज नाउ, ये एक एनिमेशन है जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है। दिस इज द फास्टर वेव्स, बीटा वेव्स, विच आर नॉट गोइंग टू गिव यू क्रिएटिव आइडियाज। सो ये जो फिलोसफर्स हैं, जो ये पोइट्स हैं, जो ये पेंटर्स हैं, ये जो जब फ्लो स्टेट में आते हैं तो ये जो फास्टर ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ये स्लोअर एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाती है, और ये वो एक्टिविटी है जो हमें क्रिएटिव आइडियाज देती है, जो हमें लर्निंग, अगर हम इफ़ वी आर स्टूडेंट्स एंड वी आर लर्निंग, दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न, टू कंसोलिडेट आवर मेमोरीज, to come up with out of the box ideas, to solutions to our problems of day to day life. तो जैसे ये poets, philosophers, scientists, सूफीज ये flow state use करते हैं, इसी तरह हम भी इस flow state को use कर सकते हैं। इसकी और जो मिसालें हैं और जो टेक्निक्स हैं इस हवाले से हम बात करेंगे एक और इस हवाले से एक प्रोग्राम, एक आखिरी इस टॉपिक के हवाले से नशिस्त में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।